बच्चों, हम लोग आज भी इलेक्ट्रिक सेल को थोड़ा सा और समझेंगे। ये संभव है कि पिछले लेक्चर में थ्योरेटिकली हमने चीज़ें लिख दिया था और हो सकता है कि कुछ बातें सिमिलर बन जाएं, लेकिन ये है कि फिर से आप लिखेंगे, फिर से आप नोट करेंगे, बातों को समझेंगे, तो भाई आपको मज़ा तो आएगा ही, क्योंकि दोनों बातें कभी कभी सामने आती हैं। और बच्चों, हम लोग जो भी वीडियोज़ बनाते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों की इमोशन और बच्चों का जो डायरेक्शन होता है उसी को ध्यान में रख करके, है ना। कभी कभी फास्ट स्लो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, है ना। कभी बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो गया तो कभी चीज़ें थोड़ा सा शार्ट कम हो पाई। तो अगर पुरानी थ्योरी, पिछला वाला लेक्चर आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक सेल का, तो उसी को थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करके और समझाने का प्रयास आपको करेंगे। तो यहाँ जो है हेडिंग वही है हमारे पास, इलेक्ट्रिक सेल। तो अब कुछ बातें जो है स्ट्रिक्टली वो लिखित रूप में आपको जानना ही पड़ेगा, है ना। और कभी ना कभी हो सकता है कि हमारे सामने उस प्रकार की समस्या या उस प्रकार का सेंटेंस आ जाए, तो हम कैसे उसको डील करेंगे, है ना। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रिटन हैं। लिखने से मैं बच जाऊंगा, मैं पूरा फोकस मेरा रहेगा आपको समझाने पर। और पहले आप समझेंगे, फिर पॉज करके आप लिख लेंगे। पढ़ दूंगा मैं तो फिर वो हमारी राइटिंग भी आसानी से आपको पढ़ने में आ जाएगी। तो एक एक पॉइंट, जैसा कि पॉइंट जो है वो क्वेश्चन होते हैं, है ना। और कभी ना कभी वो क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाते हैं हमारे सामने। तो हम लोग जो है फटाफट इन चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे सेल्स डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज, तो कभी कभी ऐसा हमारे सामने आता है कि भाई क्या सेल चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो सेल जो है, जो भी जितनी बैटरियां हैं वो चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती। तो क्या करती हैं फिर वो, अगर जैसे नॉर्मली छोटे छोटे बच्चे या जिनको उस विषय में वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो उनके दिमाग में ये होता है कि शायद सेल जो है चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो फिर यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से हमने लिख दिया। तो सेल क्या करता है, सेल चार्ज नहीं प्रोड्यूस करता। तो सेल का फंक्शन क्या है, तो सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स थ्रू इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो सेल है, सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से सेल जो है उस सर्किट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, चाहे गीजर लगा हुआ है ना, एसी लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है ना, इंडक्शन लगा हुआ है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, वही जो है सर्किट एलिमेंट है। सर्किट एलिमेंट का क्या मतलब है, सर्किट एलिमेंट का मतलब है यहाँ पर एसी, गीजर, बल्ब, है ना, कूलर, टीवी, फैन, ये सब। तो सेल का फंक्शन क्या है, सेल का फंक्शन ये है कि इन सभी चीज़ों को एनर्जी प्रोवाइड करना इलेक्ट्रॉन के द्वारा, है ना। तो देखो ये टेक्निकल बातें तभी आपको समझ में आएंगी जब ये पॉइंट कुछ दिमाग में आपके रुकेंगी। अब देखिए और सेल क्या करता है, सेल क्या काम करता है, ये एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है। तो सेल मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच फोर्सेस द चार्ज, चार्ज क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू मूव इन द सर्किट। तो सेल क्या काम करता है, पोटेंशियल मेंटेन करता है, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाता है, जिससे वो मूव करता है, और है ना, टू मूव इन द सर्किट, जिससे वो सर्किट में मूव करता है। देखो रियल में तो ये भी एक पॉइंट है कि
इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करता बल्कि एनर्जी फॉरवर्ड होती है थ्रू इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब समझाने के लिए ये पॉइंट लिखा गया है ना, एनर्जी आगे बढ़ती है ना, एनर्जी आगे मूव करती है, एनर्जी मूव थ्रू इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि एनर्जी मूव थ्रू इलेक्ट्रॉन, एनर्जी मूव फॉरवर्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। तो सेल का फंक्शन क्या है? मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। सेल का फंक्शन क्या है यहाँ पर, यानी सेल का फंक्शन क्या है? सेल का फंक्शन क्या है? मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, मेंटेन पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। और देखो अब बातें सब वही हैं, लेकिन सारी बातें हम जानने के बाद ही हम जो है टेक्निकल बातों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम ए सेल, है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेल से एनर्जी कलेक्ट करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम ए सेल एंड रिलीज दिस एनर्जी इन सर्किट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो एनर्जी प्रेजेंट है सेल में उसको इलेक्ट्रॉन सेल से एनर्जी कलेक्ट करता है और जितने भी सर्किट एलिमेंट लगे हुए हैं उनको उनकी ज़रूरत के अनुसार एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। अब देखो रियलिटी तो यही है, लेकिन अगर वो सक्षम होगा तभी प्रोवाइड करेगा। जैसे अब अगर आप इसमें अभी हमसे लॉजिकली बात करने लगे कि एक सेल जो है वो एसी को कैसे एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, भाई अगर कैपेबल होगा तभी प्रोवाइड कर पाएगा, नहीं कैपेबल होगा तो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये जनरल बातें हैं, है ना। तो आगे अगला पॉइंट आप देखिए, सेल डज नॉट रिवॉल्व द इलेक्ट्रॉन बाई, है ना। देखो सेल डज रिवॉल्व द इलेक्ट्रॉन्स by maintaining potential difference and these electrons provide energy to circuit element according to requirement। ये क्या लिखा है मैंने, देखो सेल जो है वो इलेक्ट्रॉन को घुमाता है, किसके द्वारा घुमाता है? पोटेंशियल मेंटेन करके, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके। और यही इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सर्किट एलिमेंट को। सर्किट एलिमेंट के विषय में हमने लिख दिया है। सर्किट एलिमेंट क्या है? सर्किट एलिमेंट जो है वो सर्किट एलिमेंट है ना। सर्किट एलिमेंट क्या है? एसी है ना, फैन है, गीजर है ना, और क्या है? बल्ब है, और क्या है? इंडक्शन है। बहुत सारी चीजें जो है क्या है? सर्किट एलिमेंट हम इनको बोलते हैं, राइट। देखो एक छोटा सा ऐसे सेल हमने बनाया है। अब यहाँ पर ये कौन सा सेल बनाया है? तो हमने बनाया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बताया जाएगा कि सेल जो है वो 2 टाइप का होता है। सेल जो है प्राइमरली सेल जो है वो 2 टाइप का होता है। एक एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम आता है, दूसरा कंपाउंड को बनाने के काम आता है। अब अगर आप याद करो, देखो सेल जो है क्या है? 2 टाइप का है। सेल
दो प्रकार का होता है। अभी मेरे साथ आप ऐसे ही छोटे छोटे स्टेटमेंट याद कर सकते हैं। सेल जो है वो टू टाइप का होता है। एक का फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी देना, यानी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करना, एक सेल का फंक्शन है। दूसरा सेल का फंक्शन है कंपाउंड का फॉर्मेशन, है ना। कंपाउंड को बनाने के लिए वो सेल यूज होता है जिसमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। तो अभी हम जिस सेल की बात करेंगे, हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे। तो ये हमने बनाया भी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है। इसमें जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसके द्वारा कन्वर्ट करता है, एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन। हालांकि यहाँ एक रिएक्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन, किसकी बात हमने किया, एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। देखो एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस और प्लस Cu, है ना। तो ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है और ये सॉलिड है। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है, यही रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है ना, एनर्जी रिलीज होती है, तो देखो ध्यान से, इस पर क्या आ जाता है, प्लस प्लस। कैसे प्लस आता है, कैसे प्लस आता है, मान लो कि ये जो है किसकी राड है, जिंक की, Zn, और ये जो है किसकी राड है, कॉपर की, है ना। ध्यान दो, मान लो जो है Zn प्लस इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा, इलेक्ट्रॉन जो है सप्लाई कर देगा, है ना, ऐसे। तो यहाँ पर इसकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, परंतु ये रिएक्शन की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसे जो है यू कैन से हम जो है इन चीज़ों को इसी प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी, जैसे यहाँ मैं ये समझाना चाहता हूँ, यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, चलो इसको मान लो अभी मिटा देते हैं क्योंकि तब बहुत सारी बातें करना पड़ जाएगा। तो मान लो ये प्लस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस डायरेक्शन में जाता है। देखिए रियल बात तो ये है कि देखो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अनुसार तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और क्यों जा रहा है, यहाँ सिंपल सी बात है, ड्यू टू एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आ रही, एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन से। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, देखो ये जो है एक वर्ड यूज किया गया है, बुकों में यूज किया गया है, बैटरी मैकेनिज्म। बैटरी मैकेनिज्म क्या है, अब एक बार आप इन चीज़ों को सुनेंगे तो जब दोबारा समझाया जाएगा तो पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। चाहे तो दिमाग लगाएं तो पहली बार में क्लियर हो जाएगा। तो बैटरी मैकेनिज्म ये है कि ये इस एक्सोथर्मिक एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रॉन पर वो फोर्स लगता है ना, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एनर्जी रिलीज्ड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो अगर ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पर आता है। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पर आता है, इस बीच में इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आती है जिसको ये यहाँ सप्लाई करता है। और याद रखने वाले पॉइंट क्या क्या है आपको, कि आप देखें
कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, और यहां पर क्या दिखाया गया कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ करंट, है ना। ये याद रखने वाली बातें हैं कि देखो, जिस डायरेक्शन में करंट मूव हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। देखो, रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में आना चाहिए। अब यहाँ प्रेशर वगैरह, प्रेशर की चीजें हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर है, तो बहुत सारी चीजें मिल करके फिर वो केमिस्ट्री हो जाएगी, है ना। पहले आप ये मोटी मोटी बातें समझें, फिर अगला स्टेप जो है वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना। तो लेकिन यहाँ आप देखें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि इसको एनर्जी मिली। वो एनर्जी इसको कहाँ से मिली, इस एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन से मिली, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये सेल वर्क कर रहा है। अब चलो एक यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर निगेटिव है तो हमने मान लिया कि इसका पोटेंशियल है बी नॉट, है ना, इसका पोटेंशियल क्या है, बी नॉट है। और हमने मान लिया कि इसका पोटेंशियल है ना, बी माइनस बी प्लस। तो ईएमएफ जो होता है वो बी माइनस माइनस, है ना, बी माइनस, तो यहाँ ये अंत में जुड़ ही जाता है। जैसे ये कैसे क्लियर हुआ, जैसे अगर मैं कहूं कि भाई 5 में से -3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। 5 में से, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दे दूं कि भाई हमें घटाना है, यहाँ एग्जांपल अब लिखना यही है, एग्जांपल क्या है कि हमें 5 -3 घटाना है, तो आंसर कितना आएगा, 8 आएगा, है ना। तो कुछ ये इस प्रकार से है। तो व्हेन सेल इज नॉट यूज्ड, पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि ईएमएफ क्या है, इस दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन वो तब है जब सेल यूज नहीं की गई है, सेल इज नॉट यूज्ड। पिछले वाले क्लास में थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा लिखा था, इस वाले क्लास में उन चीज़ों को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जा रहा है, कुछ और पॉइंट अच्छे समझाए जा रहे हैं आपको। दोनों चीज़ें जैसे ही मिल करके आपकी समझ में आ जाएंगी तो सेल की टेक्निकल बातें आप समझ जाएंगे, फिर किरचॉफ लॉ पढ़ा दिया जाएगा और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसमें मतलब अब ऐसे ही नहीं है, जैसे अमीटर पढ़ेंगे, इसमें जो है पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सिंपल हैं। बस हमें जो विशेष रूप से यहाँ समझना है तो वो है किरचॉफ लॉ, और जल्दी से हम सेल का कॉम्बिनेशन बता देंगे, है ना। तो चैप्टर समाप्त, इसके बाद चैप्टर समाप्त। तो अभी कुछ अच्छे अच्छे सवाल और अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें, लेकिन जो है जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको आपको क्लियर करते चलना होगा। तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ईएमएफ जो है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड है, और ये जो है तब ये पोटेंशियल डिफरेंस है जब सेल को यूज नहीं किया गया हो। जैसे ही यूज कर लिया जाएगा तो फिर उसकी कहानी अलग हो जाएगी, और हम सबको पता है कि ये किसी भी सेल के लिए क्या है, फिक्स है। ये ईएमएफ क्या है, किसी भी सेल के लिए फिक्स्ड है ना, निश्चित है। एक जो है यहाँ हम एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या है, ये एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हमने लिया, हम उस एग्जाम्पल को हम आपको ऐसे समझाते हैं कि ये आपने एक सेल आप लाए मार्केट से, बाजार से आपने एक सेल लाया, और सेल लाने के बाद उसमें ये लिखा हुआ है कि उसका ईएमएफ 15 वोल्ट है ना।
उसका ईएमएफ कितना है, ये जो है 15 वोल्ट है ई, ठीक सर। और यहाँ से जब आपने 5 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में लगाया यहाँ पर, और एक अमीटर आपने लगा दिया, आपको पता है कि अमीटर जो है, आपको पता है क्लास 10th में अमीटर जो है वो करंट को मीजर करेगा। तो हमारे जब हमने यहाँ पर 5 ओम का एक सर्किट, ये सेल लेकर के आए, हम सेल को एक सर्किट में इस प्रकार से हमने लगा दिया, हमने वहां एक रजिस्टर लगाया 5 ओम, मान लो कोई बल्ब ही है, या बल्ब को या एसी को या सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर समझाने के लिए किसके फॉर्म में कर देते हैं, रजिस्टर के फॉर्म में, है ना, क्योंकि इतनी एनर्जी वो खर्च करेगा। पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ होता है, रजिस्टर में। पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ होता है, रजिस्टर में। तो यहाँ पर हमने ये ओम लगा दिया। अब हमारे दिमाग में ये था कि ये करंट हमको मिलनी चाहिए 3 एम्पीयर की, लेकिन यहाँ पर इसके पैरेलल में यहाँ पर वोल्टमीटर लगा दिया गया, लेकिन हमको करंट कितना मिला, 2 एम्पीयर का। हमको करंट कितना मिला, 2 एम्पीयर का। और यहाँ जो वोल्टमीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस मीजर हुआ वो हुआ 10 वोल्ट। वो कितना हुआ, 10 वोल्ट। तो अब हम भाई दुकानदार को क्लेम करेंगे कि तुमने दिया था कि ये वोल्ट है और हमें इतनी करंट मिलना चाहिए इस नियम के अनुसार, V = IR। देखो ये हमको मिलना चाहिए था, ये हमको मिलना चाहिए था, है ना, I = V/R, है ना। तो B जो है ये था 15/5 = 3, ये मिलना चाहिए था लेकिन ये मिला नहीं। तो रीजन क्या निकल करके, आंसर इसका क्या निकल करके आता है कि ये करंट क्यों नहीं हमको मिला, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये करंट हमको क्यों नहीं मिला, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, इस वजह से हमको नहीं मिला। अब यहाँ पर दो बातें हैं सामने, एक रियल बात है, एक रिटन है। रिटन वाला तो ये था कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी E जो है गिवन था हमको, E, और उसी को हमने यहाँ V लिखा है, जबकि अलग से उसको हम B लिखना चाहिए। चलिए हम यहाँ से B चाहे तो आप मिटा भी दें, लेकिन समझने के लिए इसे आप समझिए। यहाँ से ये था 15 और ये हमें मिलना चाहिए था रिटन फॉर्म में, लेकिन रियल में हमको ये जो मिला, तो इसकी मीनिंग क्या है, क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है। कहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल के अंदर। इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल लेटर R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ कितना ड्रॉप हुआ, 15 ये था, 10 शो किया, इसका मतलब ड्रॉप हुआ 5। हमारे पास कल का फार्मूला है, ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, V = E - IR। अब आप ध्यान दे लें, यहाँ पर B और E अलग है, लेकिन यहाँ पर B और E सेम है। समझने के लिए सब लिखिए, सब जरूरत है, सब समझ में आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन हमको साफ साफ मिल गया कि 10 वोल्ट कैसे आया, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 का था सेल का। तो ये इसमें से अगर हम घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। अगर इसमें हम घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। अब दुकानदार हमको ये समझा देगा, हम उसको क्लेम करके उसकी बैटरी वापस नहीं दे पाएंगे, है ना, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है। जो आउटपुट हमको मिलना चाहिए था वो आउटपुट नहीं मिला ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट। अब वो आउटपुट हमको कब कैसे मिलेगा, वही हमारी रिसर्च हम बढ़ाएं और इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करें, कम करें। चलो देखो आगे। अब दो केस कल भी हमने डिस्कस किया था, नॉर्मली आज भी आप इसको देख सकते हैं। तो केस ऑफ डिस्चार्जिंग की ये फार्मूला जो है हमने डिराइव किया था। अब आप समझ लो, यहाँ पर इसका EMF E है, देखो ऐसे, तो ये प्लस से ऐसे करंट फ्लो होती है। यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने माना है ना।
भाई देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ये है तो पोटेंशियल डिफरेंस ये बनेगा, है ना। तो यानी VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR कैसे आया है, कल हम लोगों ने देखा था, है ना। पिछले लेक्चर में कल हम लोगों ने देखा था, यहां से I जो है जो निकलता है दिस, है ना, ये पॉइंट है। केस ऑफ चार्जिंग का जो मामला आता है तो उसमें ये फार्मूला आ जाता है। अच्छा, कौन से फैक्टर कल भी हमने लिखा था, लेकिन आज हम ज्यादा मतलब थ्योरेटिकल फॉर्म में था, आज थोड़ा सा और सटीक फॉर्म में इस चीज को आप समझ सकते हैं। पिछले वाले लेक्चर से कनेक्टेड है ये बातें, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये सारी बातें हैं जिसको हमने उसमें नहीं लिखा था, है ना। थ्योरेटिकली जो है चीजें लिख करके समझना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर देखो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। देखो इलेक्ट्रोड का एरिया अगर बढ़ेगा, ध्यान दो, देखो अगर इसका एरिया बढ़ेगा, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये मोटा होगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचने में दिक्कत कम होगी। तो कम दिक्कत होगी इसका मतलब इन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा। क्या बात क्लियर हो रही है। अब देखो अगर इसके बीच डिस्टेंस बढ़ा दें, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, अगर इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा ज्यादा डिस्टेंस, और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट में वो फंसा रहेगा, और जब फंसा रहेगा चार्ज तो इसका मतलब कि उसका R बढ़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट यहाँ भीड़ भाड़ हम ज्यादा कर देंगे, यानी अगर C बढ़ेगा तो R क्या है, वो भी बढ़ेगा। अगर हम यहाँ टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर चार्ज कैरियर को क्या मिल जाएगा, एनर्जी, और एनर्जी मिल जाएगा तो वो ज्यादा तेजी से दौड़ेगा, और ज्यादा तेजी से दौड़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा। तो कुल मिलाकर के ये कुछ मोटी मोटी बातें आपने सेल से रिलेटेड मोटी मोटी बातें आपने जान लिया है। आप जो है क्योंकि हमने लिख करके वीडियो को समझाया है तो भाई बार बार आपको देखना चाहिए, जो पॉइंट ना समझ में आए उस पर वीडियो को आप पॉज करें। जो मुंह से निकला हुआ लेक्चर है उसको ज़्यादा बार आप सुने, है ना, तभी बातें कनेक्ट होंगी, चीज़ों को कनेक्ट करें और आप नोट्स बनाएं। तो नेक्स्ट जो है वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मेजर पोर्शन इस चैप्टर का खत्म हो जाए, जो है किरचॉफ्स लॉ, है ना। तो किरचॉफ लॉ के समझते ही आप सेल के कॉम्बिनेशन और उससे जुड़ी हुई सारी बातें, है ना, जैसे अभी सिमेट्री रूल हमने नहीं पढ़ाया है, तो कुल मिलाकर के मोटे तौर पर आप देखेंगे तो इस चैप्टर में जो क्रिटिकल सर्किट हमारे सामने बनती है उसका रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन रहा है, करंट उसमें क्या फ्लो होगी। तो कुल मिलाकर के देखो घर में हम इलेक्ट्रिक दौड़ाते हैं, है ना, और बाहर भी हम जो है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे जीवन में तरह तरह की बनती है, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जो और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें यानी डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे सामने आती ही आती रहती है ना। और उस डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रिक सर्किट को हम कैसे समझेंगे, उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कितनी फ्लो हो रही है, इन सारी बातों को समझने का जो एक मेन रूल है वो है किरचॉफ्स लॉ। और यही इस चैप्टर में हमें अल्टीमेटली समझना था, जिसको छोटे छोटे पार्ट में करके हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें समझ लिया है। थोड़ी बातें इसमें और हैं, हम जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म करना चाहेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, राइट।